वेलकम वेदिशियंस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी और अपने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन और उनके तीनों टाइप्स के बारे में। तो अब हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स में किस टाइप का रेस्पिरेशन होता है। हाँ, वेरी गुड, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें पता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर कैसे आता है, तो आप सब इसका आंसर बहुत ही आसानी से बता के दे सकते हैं कि हमारे आसपास एयर में जो ऑक्सीजन मौजूद है उससे ही हम नॉस्ट्रल्स के थ्रू अपना ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हवा में इस एयर को जो हम नॉस्ट्रल्स के थ्रू ले रहे हैं, इसमें तो नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, ऑक्सीजन भी है, कई गैसेस मिक्स्ड हैं। तो किस तरह से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑक्सीजन किस तरह शरीर के अंदर आ रहा है, तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एयर की, कि एयर किस तरह हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है। तो हम सबको पता है पहली चीज़ कि जो एयर एंटर होता है हमारे बॉडी के अंदर वो होता है नॉस्ट्रल्स के थ्रू। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर एंटर हो रहा है और नॉस्ट्रल्स से होने के बाद ये जाता है नोज में, और नोज में हमें मिलते हैं फाइन हेयर्स। अब देखिए, जहां जहां भी हमारे शरीर पे हेयर्स हैं उन सबका कोई ना कोई बहुत ही ज़रूरी कारण है, रीज़न है जिसके वजह से वहाँ पे वो हेयर्स मौजूद हैं। तो हमारे नोज़ में जो हेयर्स पाए जाते हैं उसका भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। देखिए, जिस तरह से हमारे आईब्रोज हैं, ये आईब्रोज कई लोगों को लगता था कि ये वेस्ट है, वेस्टिजियल है, बट ऐसा नहीं है। हमारे माथे से जो ये स्वेट, जो पसीना गिरता है, ये पसीना हमारे डायरेक्टली आईज में ना जाए, इस वजह से ये आईब्रोज बने हुए हैं और यहाँ से पसीना हमारा जो स्वेट है वो आईज में जाने से बच जाता है। उसी तरह जो नोज में फाइन हेयर्स हैं वो एयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स को वहीं पे रोक लेते हैं, हमारे शरीर के अंदर एंटर होने नहीं देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नोज के थ्रू होते हुए, फाइन हेयर्स के थ्रू होते हुए ये जाता है नेसल पैसेज में। नेसल पैसेज से होने के बाद ये जाता है मास्टर जंक्शन में। हाँ, मास्टर जंक्शन किसे कहते हैं? फेरिंग्स को क्या कहते हैं? और मास्टर जंक्शन। एंड व्हाई डू वी कॉल इट सो? मास्टर जंक्शन क्यों कहते होंगे इसको? जंक्शन किसे कहते हैं एक्चुअली? देखो, जैसे बस्ती जंक्शन या गोरखपुर जंक्शन, लखनऊ जंक्शन, जंक्शन क्या होता है? जहाँ से कोई ट्रेन स्टार्ट होती हैं उसको हम रेलवे के भाषा में जंक्शन कहते हैं। एक्चुअली हम इसको मास्टर जंक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से कई रास्ते निकलते हैं, जहाँ से कई रूट्स डिवाइड होते हैं, उसको जंक्शन कहा जाता है। तो फेरिंग्स को मास्टर जंक्शन कहा जा रहा है। ये क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में हम बाद में और भी अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो फेरिंग्स के बाद हमारा एयर जाता है लैरिंग्स में। लैरिंग्स, इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इसी वजह से कुछ लोग खर्राटे वगैरह भी लेते रहते हैं, रात में सोने में बहुत दिक्कत होती है। मैं तो ऐसे लोगों के साथ रह चुका हूँ और बहुत ही प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। अभी देखिए, लैरिंग्स के बाद ये जाता है ट्रैकिया में। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया के अगल बगल, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करके फिगर आपको बताता हूँ कि मान लीजिए ये ट्रैकिया है, तो एक सी शेप का यहाँ पे बना रहता है, इस तरह सी शेप्ड रिंग ऑफ कार्टिलेज इसके ऊपर प्रेजेंट रहता है। क्या कहते हैं इसको? रिंग ऑफ कार्टिलेज, जो ट्रैकिया के ऊपर मौजूद होता है। अगर ये रिंग ऑफ कार्टिलेज ट्रैकिया के ऊपर मौजूद ना हो तो ट्रैकिया कोलैप्स हो जाएगा और एयर पाथवे ब्लॉक हो जाएगा, जिसके वजह से मौत हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इसी वजह से रिंग ऑफ कार्टिलेज का होना शरीर में बहुत ज़रूरी
है ट्रैकिया के ऊपर रिंग ऑफ कार्टिलेज का होना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड में और एनसीईआरटी में दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द रिंग ऑफ कार्टिलेज एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि रिंग ऑफ कार्टिलेज का होना बहुत ज़रूरी है। अभी ट्रैकिया में कुछ चीज़ें और मौजूद होती है, जैसे मैंने बताया कि ट्रैकिया के ऊपर क्या मौजूद है, रिंग ऑफ कार्टिलेज। किस शेप का है, सी शेप का है। ठीक है, ट्रैकिया में कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे म्यूकस। म्यूकस होता है कि जो गंदगी फिर भी इनफिल्टर होकर यहाँ तक पहुँच चुकी है, हमारी ट्रैकिया तक पहुँच चुकी है, वो उस म्यूकस में ट्रैप हो जाए और अंदर लंग्स में ना जा पाए। और साथ ही साथ इसमें होता है सीलिया। ट्रैकिया में क्या होता है, सीलिया। सीलिया में छोटे छोटे, यहाँ पे देखिए ड्रॉ करते हैं हम, अंदर ऐसे छोटे छोटे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको सीलिया कहा जाता है, जो मूवमेंट नीचे की तरफ मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ अगर कोई और भी पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स उसमें है तो उसको वहाँ रोक लेते हैं। बट अगर कोई स्मोक करता है, स्मोकिंग करता है, सिगरेट्स या हुक्का वगैरह का स्मोकिंग करता है, तो उनके सीलियाज डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, और उनका लंग्स ठीक तरह से काम नहीं कर पाता है। अभी हमको पता चला कि ट्रैकिया के बाद कहाँ आता है। ट्रैकिया एक्चुअली में फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको कहा जाता है ब्रोंकी। क्या कहा जाता है, ब्रोंकी। ओके, तो ब्रोंकी हमने देखा कि ट्रैकिया से किस में डिवाइड हो रहा है, ब्रोंकी में डिवाइड हो रहा है। मैं यहाँ फिगर बना के आपको दिखा देता हूँ। हियर इज ट्रैकिया एंड इट इज डिवाइडेड इनटू, दिस इज ट्रैकिया एंड दिस इज ब्रोंकी। ओके, ये ब्रोंकी फिर जाता है किसके अंदर, लंग्स के अंदर, और ये लंग्स के अंदर जाके फिर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। यानी ब्रोंकी, कितने ब्रोंकी होते हैं, 2। ब्रोंकी से फिर किसमें डिवाइड होता है, ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स एकदम लास्ट में जाके ये और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है और एक बलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको कहा जाता है एल्वियोलाई। क्या कहा जाता है, एल्वियोलाई, बलून लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज बलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि नॉस्ट्रिल्स से जो ट्रैवल कर रहा था एयर, वो अभी तक एयर ही हमारे शरीर में है, ऑक्सीजन नहीं। क्या है, एयर है। लेकिन अभी यहाँ एल्वियोलाई में, यहाँ पे एल्वियोलाई में पहुंचने के बाद इसके पास क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, जिस ब्लड वेसल्स में क्या बह रहे होते हैं, यहाँ पे हम इस तरह से देख सकते हैं कि मान लीजिए ये क्या है, एल्वियोलाई है, और एल्वियोलाई में यहाँ पर एयर है। ठीक है, इसके आसपास से क्या बह रहे होते हैं, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में से क्या बह रहा होता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स बह रहे होते हैं। ठीक है, ये रेड ब्लड सेल्स डिफ्यूजन के थ्रू, याद रखिएगा, ये रेड ब्लड सेल्स डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन, इस एयर में से ऑक्सीजन को अपने पास अट्रैक्ट करते हैं, बाइंड करते हैं, और ये आरबीसीज फिर हार्ट में जाके हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है। तो जिससे हमें पता चल रहा है कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर कैसे पहुंच रहा है। यहाँ तक हमने देखा नॉस्ट्रल से नोज, नोज से नेसल पैसेज, नेसल पैसेज से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकी, ब्रोंकी से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई। और यहाँ एल्वियोलाई में आकर एयर किस में हट जा रहा है, ऑक्सीजन में तब्दील हो रहा है, मतलब सॉरी, ऑक्सीजन चला जा रहा है इस आरबीसीज के अंदर। अच्छा, आरबीसीज के अंदर ऐसा क्या है भाई, अगर सोचिए, मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूजन के थ्रू ही हमारे बॉडी में अगर ऑक्सीजन ट्रैवल करे तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हमारे हेड से टो तक पहुंचने में कितने ईयर्स लगेंगे, एग्जैक्टली 3 साल लगेगा। लेकिन हमने बताया था आपको कि हमारे पास फॉर्चुनेटली एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से चुटकियों में ये काम हो जाता है, और वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन्हीं आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। उस रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द, याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच बाइंड्स 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू 1 हीमोग्लोबिन। क्यों, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है,
आयरन पाया जाता है। याद रखिएगा हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन गेट्स बाइंडेड टू देम। याद रखिएगा एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को, यानी 8 ऑक्सीजन एटम्स, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है और ब्लड में पहुंचाता है और उसके बाद सारे बॉडी पार्ट्स तक। हमारा राइट लंग, देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ फिगर में तो आपको लगेगा कि मैंने ये लंग बड़ा बनाया और ये लंग छोटा। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि मेरी ड्राइंग खराब है, हाँ थोड़ी खराब है बट इतनी भी नहीं। राइट लंग मैंने इसलिए बड़ा बनाया क्योंकि राइट लंग बड़ा होता है, राइट लंग इज लार्ज कंपेरेटिवली टू लेफ्ट लंग। एंड दिस इज योर होमवर्क कि क्यों ऐसा होता है, व्हाई राइट लंग इज लार्ज देन द लेफ्ट लंग।